हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के हमने गुण के बारे में पढ़ लिया था, एक वीडियो इसके बारे में बनाया जा चुका है और आज हम लोग उसके दोष के बारे में जानेंगे। सबसे पहला इनका जो दोष है यानी कि इनमें जो कमी होती है वो है संरचना और प्रक्रिया में एकरूपता का नहीं होना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ना स्ट्रक्चर एक जैसा होता है ना उनके प्रोसेस एक जैसे होते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाने का काम जो है वो कानून का ही होता है, कानून ने ही इन्हें बनाया है, लेकिन कानून ही इनकी प्रक्रिया को एक जैसा निर्धारित नहीं करता। इनकी प्रक्रिया भी अलग होती है और इनकी स्ट्रक्चर और संरचनाएं भी अलग अलग ही होती है। जैसे हमने देखा है कि हमारे आम सिविल कोर्ट्स में प्रक्रिया भी एक ही होती है और उनका स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा जो बना है सबका सेम ही है। तो ये सबसे पहली खामी है इनमें। दूसरा है कि न्यायाधिकरणों के सभी सदस्यों के लिए विधि विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं होता। ये तो आपको सेकंड नंबर पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि इसका मतलब है कि जैसे हमारे सिविल कोर्ट्स में जो जस्टिस होते हैं, जितने भी न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हें उनका लॉ ग्रेजुएट होना और लॉ में अच्छी खासी नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ इनके लिए कानून की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको होनी ही होनी चाहिए। और ये एक सबसे बड़ी कमी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कि यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स के जो व्यक्ति होते हैं, जजेस होते हैं, उन्हें इस आधार पे उनका सिलेक्शन यानी कि उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो इस आधार पे नहीं होता कि उनका कानून का एक्सपर्ट होना यानी कि लॉ का एक्सपर्ट होना एकदम चाहिए ही चाहिए। दूसरी बड़ी दिक्कत ये थी। तीसरी दिक्कत है कि जांच की गुणवत्ता के स्तर में बहुत कमी है। इनकी जांच थोड़ी ऊंचे स्तर की नहीं होती है, यानी जैसे हमारे कोर्ट्स में जो जांच होती है, इंक्वायरी वगैरह होती है, वो बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बिना कोई काम ही आगे नहीं बढ़ता है किसी केस को लेकर के। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की आलोचना इसी बात पर होती है कि यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए ना आपको, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ना सिविल प्रोसीजर कोड के और ना ही एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर से बाउंड होते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता ही नहीं है और ना ऐसा कोई ज़रूरी है कि होना ही होना है। तो यहाँ पे जांच वगैरह नहीं की जाती है। किस बात के लिए? कि जो पक्षकार आए हैं वो सही है कि नहीं है, एविडेंसेस वगैरह आ रहे हैं कि नहीं सही तरीके से, और जो उनके विटनेसेस हैं उनके बारे में पूछताछ हो, सवाल जवाब हो, ये सारी कुछ बातें। इसके बाद विभागीय पूर्वाग्रह का होना, चौथी दिक्कत यही है। विभागीय का मतलब जैसे डिपार्टमेंटल और पूर्वाग्रह का मतलब होता है प्रिजुडिस ही, तो पूर्व निर्णय बोल सकते हैं। लेकिन अब जैसे होता है ना कि बहुत सारे जजेस को प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना पड़ता है कि पहले जो प्रेसिडेंट्स दिए जा चुके हैं उस आधार पर हम आज के जजमेंट को डिसाइड करें, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिपार्टमेंटल पूर्वाग्रह है, यानी डिपार्टमेंटल प्रिजुडिस है कि यानी कि इनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके जो ऊपर के ऑथोरिटीज होती हैं ट्रिब्यूनल्स की, वो जो करने के लिए कहते हैं, यानी इनका डिपार्टमेंटल जो अपने हिसाब से सोच के फैसला लेता है वही करना पड़ता है। अगर कहा जाए, अगर आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, कि किसी भी मामले में इन्हें फैक्ट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जांच नहीं करवाते हैं, जांच करवाए बिना ही अपने सोच समझ के आधार पर फैसला ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि इनके डिपार्टमेंट्स जो होते हैं या डिपार्टमेंट्स की जो ऑथोरिटीज होती हैं, हायर ऑथोरिटीज, उनके कहने पर ही जो उनको लगता है कि ये सही है, बिना जांच कराए, बिना तथ्यों को देखे हुए ही निर्णय ले लेते हैं कि अब क्या करना है। इसके बाद है अपील के प्रावधानों में भी एकरूपता नहीं होना। सिविल कोर्ट्स में जो हमारी अपीलें होती है लोअर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट में, वहां पर अपील का प्रोसीजर एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर एक जैसा नहीं है। हर ट्रिब्यूनल के लिए अपील का प्रोसीजर अलग अलग है। नेक्स्ट है कि संवैधानिकता की जांच करने के लिए सक्षम नहीं होना।
तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जो भी कानूनी प्रावधान हैं उनकी संवैधानिक विधिमान्यता को जांच करने का भी इनके पास में अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है। यानी जो भी कानून है जो ये लोग फॉलो करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्या है नहीं है, सही है कि नहीं, संविधान के हिसाब से खरा उतरता है कि नहीं, इसकी तरह की जांच करने का इन्हें कोई पावर नहीं है। इसके बाद है कि इनके काम जो है पूरक प्रकृति के होते हैं। पूरक प्रकृति का मतलब ये समझ लें यहाँ पे कि ये इनका जो काम है जजमेंट देने का, अपने केसेस को डिसाइड करने का, तो उस हद तक ये लोग करते हैं, अपना केस वगैरह देख लेते हैं। लेकिन उसका जो सुपरिटेंडेंस होता है वो जो जिसको हम लोग जुडिशियल सुपरिटेंडेंस कहते हैं, जिसका न्यायिक अधीक्षण जिसकी हिंदी होती है, वो हाई कोर्ट के पास होती है। मैंने अपने एक वीडियो में ये बताया है ऑलरेडी कि जुडिशियल सुपरिटेंडेंस जो है हाई कोर्ट के पास ही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का। यानी जो भी ये लोग फैसला लेते हैं, डिसाइड करते हैं, जो भी केसेस को कंप्लीट करते हैं, उसको एक बार रिव्यू करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसको देख सकता है कि उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, सही किया है कि नहीं किया है। ये तो ये सिर्फ पूरक प्रकृति है कि इनका काम है एक बार केस को डिसाइड कर देना, लेकिन वो सही है कि नहीं है उसको, उसके ऊपर में कुछ ऑथोरिटी है, सुपरिटेंडेंस है हाई कोर्ट का, वो देख सकती है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट जो है, इनके पास में खुद समीक्षा करने का अधिकार नहीं होता है। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण तब तक अपने द्वारा निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकते जब तक कानून खुद ये बात उन्हें करने के लिए ना कहे। यानी न्याय निर्णयों की जो समीक्षा है उनका अधिकार इनके पास नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है, कानून ने ऐसी शक्ति इन्हें दे ही नहीं रखी है। तो आपका ये प्री मेंस दोनों का ही क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इस पर नोट्स बनाइए, इस पॉइंट को अच्छे से डील कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आएगा। वैसे वह भी बहुत आसान, नहीं समझ में आता है तो बार बार सुनिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके लिए दोबारा से वीडियो बनाया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। लाइक करना ना भूलें या फिर डिसलाइक करना ना भूलें। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, तैयारी करते रहिए। वैकेंसीज जो है आ रही हैं, आती रहेंगी। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बिहार जुडिशरी के पहले कहीं बिहार एपीओ ही ना आ जाए, तो आप लोग जो है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार जो है अपनी बहुत सारी पुरानी वैकेंसीज को लाने में लगा हुआ है। मतलब फटाफट वैकेंसी वो लेके आ रहा है। और कुछ ऐसा भी चल रहा है कि उसकी पुरानी वैकेंसीज जो है, जिसका प्री मेंस अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसने दूसरी निकाल दी। जैसे आपने देखा होगा 65th बीपीएससी का उसने रिजल्ट जो है अभी हाल ही में निकाला, लेकिन उसके पहले उसने 66 निकाल दिया, 67 जो है बिहार बीपीएससी जो है निकाल दिया है। अभी हाल ही फिलहाल 2 दिन पहले ही 65वीं का रिजल्ट जो है जारी हुआ है, और उसके 1 महीने पहले 64th का जारी हुआ था। तो अभी उसके पास में 66 बची हुई है, जिसको अभी तक उसने क्लियर नहीं किया, लेकिन 67 वो लेके आ गया है। तो ये मत सोचिए कि अभी बिहार का जो एपीओ है वो अटका पड़ा है तो वो एपीओ नहीं ले सकता है। तो मैं भी ये बात जो है जानने के बाद ही आपको बता रही हूँ कि सिविल जज के पहले कहीं आपको एपीओ ही ना मिल जाए 450 सीट्स के साथ में, तो आप तैयारी में लगे रहिए। वैसे जुडिशरी तो आनी ही आनी है, इसमें कोई राय नहीं है, तो कंफर्म है, आना ही है, वेल नोन है, सबको पता है। और इसकी चर्चा खूब जोरों शोरों से ऑलरेडी यूट्यूब पे हो ही रही है, आप लोग मेरे से पहले से ही देख रहे हैं। चलिए अब लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।